नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीनी कलाकार ने सूचो कढ़ाई को आधुनिक बना दिया। ब्रेक डांस ने चीनी शहरी संस्कृति में जगाई नई ऊर्जा। यूएन अधिकारी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का कहर दिखने लगा है। अब समाचार विस्तार से। चीन की सूचो कढ़ाई में महारत हासिल करने वाली चीनी कलाकार जो इंगजर को चैलेंज द थिंग नामक रेशम की कढ़ाई करने में 3 साल का वक्त लगा। चीन के नेशनल म्यूजियम में जाने से प्रेरित होकर जो हल्के और भारी, कोमल और कठोर जैसे तत्वों को एक साथ मिलाना चाहती थी, उन्होंने डिजिटल तकनीक को शामिल कर सूचो कढ़ाई को आधुनिक बनाने का लक्ष्य भी रखा। आपको बता दें कि सूचो कढ़ाई दुनिया में कढ़ाई के सबसे पुराने रूपों में से एक है। शंघाई में ऊंची ऊंची फैक्ट्रियां काफी मशहूर हो रही हैं क्योंकि वे कंपनियों को भूमि और ऊर्जा पर पैसे बचाने और ज्यादा कुशलता से काम करने में मदद करती हैं। जैसे शंघाई किंगफा ने एक नई ऊंची फैक्ट्री बनाई जो आधी जमीन पर 2 गुना उत्पादन कर सकती है, जिससे उन्हें 7.5 करोड़ युएन की बचत होगी और उनकी दक्षता 40% बढ़ जाएगी। यह ट्रेंड बढ़ती मांग के कारण खूब जोर पकड़ रहा है, खासकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। चीन के कई शहरों जैसे शियान और शंघाई में ब्रेक डांस देश के शहरी संस्कृति में नई जान डाल रहा है। ब्रेक डांस एक स्ट्रीट डांस का स्टाइल है जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में यूएसए में हुई थी। इसे पहली बार 2018 यूथ ओलंपिक में शामिल किया गया था। अब इसे पेरिस 2024 का हिस्सा बनाया जाना है। इसी वजह से इन दिनों शियान में ब्रेक डांसर्स काफ़ी रोमांचित हैं। वहीं शंघाई के लोग ब्रेक डांस को लेकर बेहद उत्साहित हैं। पेरिस में डांसरों की परफॉर्मेंस को उनके शारीरिक कौशल, हाव भाव और एक्सप्रेशंस के आधार पर आंका जाएगा। चीनी वैज्ञानिकों ने फसलों की विविधता बढ़ाने और अन्य देशों में बेचे जाने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए छोटे तरबूजों की नई किस्में बनाई है। यह चीनी सरकार द्वारा तय किए गए खाद्य स्रोतों में विविधता और लोगों को अच्छे भोजन के लिए प्रोत्साहित करने के टारगेट के मुताबिक उठाए गए कदमों में से एक है। चूंकि चीन पहले से ही दुनिया के ज़्यादातर तरबूजों का उत्पादन करता है, इसलिए वह अब छोटी और अधिक सुविधाजनक किस्मों को उगाने पर ध्यान दे रहा है। पूर्वी चीन के शांतोंग प्रांत में खासतौर पर वेइफांग में अर्ली स्प्रिंग हनी नाम के तरबूज की एक किस्म तैयार की गई है। इससे वेइफांग को तरबूज उद्योग में एक बड़ा खिलाड़ी बनने और बाकी देशों में अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की उप महासचिव को बैरेट ने हाल ही में चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन का कहर साफ तौर पर दिखने लगा है। उन्होंने दुनिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। बैरेट ने इस बात पर जोर दिया कि तेज गर्म हवाएं, समुद्र का बढ़ता स्तर और भारी बारिश एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा उन्होंने एक स्टडी का नाम लिया जो बताती है कि पेट्रोल डीजल के लगातार इस्तेमाल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। इस स्टडी के मुताबिक अगले 4.5 सालों में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी, जहां हम आपको मिलवाएंगे चीन की राजधानी बीजिंग में योग सिखाने वाले एक भारतीय योग गुरु आशीष बहुगुणा से। देखिए ये खास चर्चा। नमस्कार, आज विश्व योग दिवस है और भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। आज मेरे साथ मौजूद है चीन में भारतीय योग गुरु आशीष बहुगुणा जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अखिल भाई। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज विश्व योग दिवस है, तो इस खास मौके पर आप क्या कर रहे हैं? जी, जैसे कि आज योग दिवस है, 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है आज, और हमने आज सुबह 6:30 बजे 108 सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम किया। ओके। और जिसके 80 से 100 लोगों ने हम लोगों को ज्वाइन किया। उसके बाद हमारा दोपहर में एक योगा प्रोटोकॉल जो सीक्वेंस होती है जो गवर्नमेंट आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा है, आज हमने उसका योगा सेशन रखा है। तो वो हमारे स्टूडियो के अंदर होगा वो। तो हमने अराउंड 40 to 50 स्टूडेंट उसको आएंगे जो योगा प्रोटोकॉल सीक्वेंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चीन आना कैसे हुआ? आपने कैसे सोचा कि चीन आओ, बीजिंग में आओ और मैं चीनी लोगों को योग सिखाऊं? ये आपकी जर्नी किस तरह की रही, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसे कि अखिल भाई आपको पता है मैं ऋषिकेश से हूँ। ऋषिकेश बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड योगा के लिए, और मैं ऋषिकेश में एक्चुअली 2006 से पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, मैं पार्ट टाइम योगा क्लासेस देता था। तो उस दौरान काफ़ी देश विदेश के पर्यटक आते थे वहाँ पे ऋषिकेश में, और चीनी ग्रुप भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी क्योंकि चाइना के बारे में हमने ज़्यादा सुना नहीं था।
तो जब मैं चाइनीज़ लोगों से इंटरेक्ट करता था, बात करता था, तो एक फैसिनेट था कि यार चाइना का भी ट्रैवल करना है। और जैसे मेरी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम फिनिश हुए तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे शॉर्ट टर्म आने की कि आप आइए और वर्कशॉप कंडक्ट कीजिए। तो मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर में मैं 2006 मई में चाइना पहुँचा, बीजिंग से। तो उस दौरान मैं जब यहाँ पे सिखाना शुरू किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मतलब स्टूडेंट काफ़ी हैं कि बहुत अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छा ट्रीटमेंट और आपको हेल्प करना, सपोर्ट करना। और जैसे पहले मुझे लगता था, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन था, तो मुझे लगा कि फूड का प्रॉब्लम होगा, काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम होगी, लेकिन स्टूडेंट इतने अच्छे हैं कि आपको हर जगह ट्रांसलेशन के लिए तैयार रहते थे, साथ में लेके जाते थे। कोई भी प्रॉब्लम होते थे तो उनको अगर कॉल करो कभी भी तो हेल्प हमेशा तैयार रहते थे। फिर उसके बाद मुझे 3 मंथ के बाद मुझे लगा कि ये एक अच्छी जगह है बीजिंग, कि जहाँ पे मैं अपने कैरियर को और डेवलप कर सकता हूँ और यहाँ पे अपना कैरियर बिल्ड कर सकता हूँ। कहा जाता है कि भारत के बाद जो देश है या जो लोग हैं वो है चीनी लोग, जी, जहाँ पर योग को ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो चीनी लोग हैं उनमें योग के प्रति काफ़ी दीवानगी है। जी। तो उसकी क्या खास वजह आप मानते हैं? क्योंकि आप जैसे बता रहे हो कि यहाँ चीनी लोग जो है बहुत योग करते हैं, जी। तो क्या खास वजह आप उसको मानते हैं? जी अखिल भाई, एक्चुअली कल्चर सिमिलरिटीज़ है हमारी काफ़ी, चाइना और इंडिया के बीच में। जैसे कि आपको पता है 2000 साल पहले बुद्धिज्म कल्चर यहाँ पे आए, गौतम बुद्धा यहाँ पे आए, बुद्धिस्ट कल्चर प्रमोट हुआ और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सिमिलरिटी है। थाई ची हो गया, छीगोंग हो गया, जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइजिंग है जिसमें आपको फोकस करना पड़ता है, मेंटल डिसिप्लिन है, फिजिकल डिसिप्लिन है। सो जब हम योगा क्लासेस इनको देते हैं विद फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग पे फोकस, एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन है, तो लोग बहुत जल्दी इसको अंडरस्टूड कर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो यहाँ पे योगा पॉपुलर हो रहा है। जी। और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो योग है वो आप उसको किस तरह से देखते हैं? चीन और भारत के संबंध में एक बेटरमेंट के लिए एक सेतु का काम कर सकता है, आप ऐसा मानते हैं क्या? जी जरूर। एक्चुअली योगा कर भी रहा है काफी सेतु के काम के लिए, बहुत ब्रिज है दोनों कंट्री का एक्सचेंज, कल्चर एक्सचेंज। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि योग के बाद यहाँ पे लोग इंडिया जाना शुरू हुए, लोग ट्रैवलिंग करने शुरू हुए, तो थ्रू योग वो लोग इंडियन कल्चर को जानना शुरू करते हैं, इंडियन कपड़ों को जानना शुरू करते हैं, इंडियन खाने के बारे में जानना शुरू करते हैं, इंडियन में ट्रैवल करना। तो ये एक बहुत अच्छा कल्चर ब्रिज है। और योग ऐसी चीज़ है कि आदमी को फिजिकल एस्पेक्ट, इंडिया में जैसे हम लोग ज़्यादा थोड़ा स्पिरिचुअल और थेरेपी एस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पे लोग फिजिकल एस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। क्योंकि बहुत फास्ट डेवलपिंग कंट्री है, लोगों पे स्ट्रेस ज़्यादा है। जब लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं तो फिजिकली रिलीफ होता है, मेंटली रिलैक्स फील करते हैं, एक हार्ट में एक पीसफुल फीलिंग आती है। तो थोड़ा डिफरेंट है प्रैक्टिस लेवल, लेकिन वो नॉर्मल है। जब योगा अपनी कंट्री से हम किसी हर जगह सिखाते हैं तो वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं हो पाती है, तो हमें अकॉर्डिंग टू वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों को जिस हिसाब से वो असर करना चाहते हैं उस हिसाब से सिखाना पड़ता है। जी। और मैं देख रहा हूँ कि आपने एक योगा स्टूडियो भी यहाँ चलाते हैं आप, जहाँ पर क्लासेस होती है आपकी। और ये सवाल है कि कितना चुनौती होती है, कितना चैलेंजेस रहता है एक फॉरेन लैंड में आपको योगा सिखाना या योगा स्टूडियो चलाना। तो क्या क्या आपने डिफ़िकल्टीज या चैलेंजेस, जो चुनौती है वो देखी, और कितना आपको सुविधा भी मिली, फैसिलिटी भी मिली, उसके बारे में ज़रा रोशनी डालें। जी देखो अखिल भाई, एक्चुअली यहाँ पे योगा स्टूडियो चलाना बहुत ईजी है। अच्छा। हाँ, और बहुत सपोर्टेड है यहाँ पे। लोग जैसे गवर्नमेंट भी आपको बहुत सपोर्ट करती है। और लेकिन चैलेंज ये है कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत इनोवेटिव हैं और उनको हर चीज़ में मतलब काफ़ी इनोवेशन चाहिए। अगर आप सोचोगे कि मैंने अभी ये स्टूडियो चलाना है, अब इसी को मैं लेके चलूँगा 10 साल 20 साल, तो आप वो चला नहीं पाओगे। आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों को किस तरह, क्योंकि लोगों का लाइकिंग डिसलाइकिंग बदल रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। अलग अलग स्टाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, अलग अलग योगा के सेशंस बनाने पड़ेंगे कि आप लोगों को और अट्रैक्ट कर सको। तो अपडेटेड रहना पड़ता है, एक चैलेंज है। तो अगर आप बिजनेस करके आप सोचोगे आप चलने दुकान खोल दी चलता रहे, वो थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि लोग बहुत क्रिएटिव हैं। उनको आप जैसे वो आपके स्टूडेंट है 10 साल 15 साल, लेकिन वो वही चीज़ नहीं सीखना चाहेंगे, आपको उसी में क्रिएटिव लाना पड़ेगा। उनको उनका लेवल अपडेट करते रहना पड़ेगा, तो ही वो आपको फॉलो करेंगे। तो आप क्या अपडेट लाते हैं, मतलब क्या इनोवेशन लेकर आते हैं? आसन में कोई परिवर्तन लाते हैं? जैसे हम आसनों में वेरिएशंस करते हैं। अच्छा। क्लास की सीक्वेंस हमने जैसे प्राणायाम भी अलग अलग सीक्वेंस बनाई है, मेडिटेशन के सेशंस हैं, आसनों के अलग अलग सेशंस हैं। जैसे हम फिलोसॉफीज पे पढ़ाते हैं, योगा सूत्रा हो गया, कभी भगवद गीता पे लेक्चर होता है, कीर्तन है। तो अलग अलग आप लोगों को अलग अलग वेराइटीज चाहिए ताकि वो उस चीज़ को अपने को प्रोग्रेस करें और योग के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी जान सकें। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।